नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में पढ़ेंगे सेक्शन 88। अब यहाँ पर अगर मान लो कोई इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश का कोई जुडिशियल रिकॉर्ड है, तो क्या वो इंडिया में आ सकता है? इंडिया की कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेंगी? मान लो डाइवोर्स कहीं इंडिया के बाहर हुआ है, उसके आधार पर कोई एक्शन यहाँ पर इंडिया में होना है, या कोई डिक्री इंडिया के बाहर हुई है, वो यहाँ पर एग्जीक्यूशन होना है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एक ऐसे जजमेंट के ऊपर, ऐसे जुडिशियल रिकॉर्ड के ऊपर जो क्रिएट हुआ आउट ऑफ इंडिया, और फर्दर प्रोसीडिंग मान लो इंडिया में होनी है या वो एविडेंस के रूप में इंडिया में देना है। तो फिर किस तरीके से बाहर से जो जुडिशियल रिकॉर्ड आएगा वो किस तरीके से इंडिया में एडमिसिबल होगा भी, नहीं भी होगा, होगा तो कैसे होगा, उसके लिए डिफेंस के पास ऑब्जेक्शंस क्या-क्या होंगे, ये सारी बातें आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो बेसिक बता देता हूँ सेक्शन 88 का। वो ये कहता है कि अगर कोई जुडिशियल रिकॉर्ड है और वो जुडिशियल रिकॉर्ड है किसी दूसरे देश का, एक्सेप्ट इंडिया, किसी भी दूसरे देश का जुडिशियल रिकॉर्ड है, तो पहली बात तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में क्यों आएगा, आप लोगों को वैसे तो कमेंट करके बताना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 74 उसकी सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ए और उसकी सब क्लॉज 3 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि अगर जुडिशरी आउट ऑफ इंडिया है और उसका कोई डॉक्यूमेंट है, उसका कोई रिकॉर्ड है, तो ये सेक्शन बताती है कि वो रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो तुरंत ही 3 सेक्शंस पिक्चर में आ जाती हैं। पहली सेक्शन पिक्चर में आती है सेक्शन 60 और उसकी क्लॉज ई और उसका एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3, और जहां पर ये कहा गया अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो सेकेंडरी एविडेंस तो दी जा सकती है, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस में से भी केवल और केवल सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है। सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल हो। अब इसी के साथ एक सेक्शन आपके माइंड में और आनी चाहिए कि सेक्शन 74, 75 एंड 76 कनेक्टेड है। 74 ने बता दिया कि ये रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 76 कहता है कि ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है सर्टिफाइड कॉपी क्या होगा, तो वो बता दिया सेक्शन 75 ने कि ये बातें होंगी, तो वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी कहलाएगा। अब इसी के साथ आपको एक सेक्शन और पढ़नी पड़ेगी 77 और उसकी क्लॉज डी एंड एफ। डी एंड एफ में देखिए यहां पर कहा गया 77 में, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 76 तो ये कहता है कि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव कर दीजिए, लेकिन 77 ने कहा कि अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट ही है, अगर वो अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है जिनकी लिस्ट सेक्शन 77 में दी गई है, तो ऐसे अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को यही सेक्शन 77 की पर्टिकुलर क्लॉज में लिखे गए तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है, नोट की इसी तरीके से प्रूव किया जाएगा। अर्थात एक पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के 2 तरीके अवेलेबल हैं, एक सेक्शन 76 में, एक सेक्शन 77 में। लेकिन 77 में से भी क्योंकि हमें आज पढ़नी है 88 and 88 is related to only judicial record of foreign countries, तो ये जो जुडिशियल रिकॉर्ड है फॉरेन कंट्रीज का पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है, तो क्या इसके लिए हमें ये देनी पड़ेगी सर्टिफाइड कॉपी? बिल्कुल दे सकते हैं, मे बी प्रूव्ड। क्या हमारे पास सेक्शन 77 में इससे अलग कोई और भी तरीका है? हाँ है, लेकिन यहां पर जुडिशियल रिकॉर्ड नहीं है, यहां पर है एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। यहां फॉरेन कंट्रीज के, अब इंडिया के नहीं, फॉरेन कंट्रीज के। और क्लॉज एफ कहती है सेक्शन 77 की कि फॉरेन कंट्रीज के जो बच गए पब्लिक डॉक्यूमेंट वो यहां पर क्लॉज एफ में बताए गए तरीके से प्रूव किए जा सकते हैं, जिसमें ये जुडिशियल रिकॉर्ड भी शामिल हो गए। अब तो ये थी बैकग्राउंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सेक्शन 88 का कंटेंट क्या कहता है। यहां पर 2 सब सेक्शंस हैं, तो अब मैं बिटवीन द लाइन आपको पढ़ के दिखाता हूं। द कोर्ट मे प्रिज्यूम, shall नहीं है, may presume that any document, it means document से related है, any document purporting to be a certified copy, purporting to a certified copy, purporting का मतलब क्लेम किया जा रहा है कि ये सर्टिफाइड कॉपी है,
अर्थात जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी वर्ड यूज हुआ, तो अब क्या सेक्शन 75 पिक्चर में आएगी। देखिए सेक्शन 75 में जो लॉ बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपी कैसे बनेगी, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया। अगर मान लो इंडिया के बाहर कोई दूसरा लॉ है और उस तरीके से कोई सर्टिफाइड कॉपी बनती है, तो वहां तो उस कंट्री में तो सर्टिफाइड कॉपी वैसे ही बनेगी। तो यहां पर जब फॉरेन कंट्री सर्टिफाइड कॉपी ऑफ व्हाट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी एनी जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी कंट्री बियॉन्ड इंडिया, वो जो सर्टिफाइड कॉपी दिखाई जा रही है, वो इस बात की दिखाई जा रही है कि ये एक जुडिशियल रिकॉर्ड है और किसी ऐसे कंट्री का है जो इंडिया नहीं है, इंडिया से बाहर का कोई कंट्री है, उसका जुडिशियल रिकॉर्ड है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। इस कोर्ट में प्रोड्यूस करते समय उसको ऐसा बताया जा रहा है, परपोर्टेड टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी कंट्री बियॉन्ड इंडिया। देन अगर ऐसा प्रपोर्ट कर दिया गया है, अगर ऐसा प्रपोर्ट कर दिया गया है, ऐसा दिखा दिया गया है, देन कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो प्रिज्यूम कर सकती है इट्स जेन्युइननेस, कि ये जेन्युइन है एंड एक्यूरेट भी है। दोनों बातें एंड से जुड़ा गया है। यहां से भी आप समझ गए होंगे, पीछे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जेन्युइननेस का मतलब क्या होता है और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। तो जेन्युइननेस का मतलब ये है कि जिसने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ दिखाया जा रहा है, जिसने अपने साइन किए हैं इस पर, वो ठीक है। हाँ, एक ऐसी कोई प्रोसीडिंग चली थी, वो ठीक बात है, उस प्रोसीडिंग में ये जुडिशियल रिकॉर्ड तैयार हुआ है, ये बात भी ठीक है, ये जेन्युइन। अब एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट भी है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखे हैं वो ठीक भी है। ऐसा मैं प्रिज्यूम, कोर्ट चाहे तो कहे एविडेंस ले आओ भैया, मैं प्रिज्यूम नहीं करता, चाहे तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर ले कि हाँ ये जेन्युइन है और एक्यूरेट है। बट यहां पर एक कंडीशन लगाई गई है, क्योंकि ये सर्टिफाइड कॉपी, कंडीशन इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि ये सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन कंट्री से आएगी। तो कंडीशन कैसी लगी है, इफ द डॉक्यूमेंट मींस ये डॉक्यूमेंट, जो एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ सर्टिफिकेट, ये वो है, द डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स, अगेन परपोर्ट्स, दिखाया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को टू बी सर्टिफाइड। जो ये सर्टिफाइड कॉपी बनी है, वो उसका तरीका यहां पर अलग से लिखा है, क्योंकि फॉरेन कंट्री का है तो इस सेक्शन पर सेक्शन 75 एप्लीकेबल नहीं। ये सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कैसे सर्टिफाइड होनी चाहिए सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड इन एनी मैनर। अगर 75 एप्लीकेबल होती तो लिखा होता यहां पर एज पर सेक्शन 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बट नहीं, उन्होंने लिखा है कि सर्टिफाइड इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से हो सकती है। कंट्री ए में कोई एक अलग तरीका हो सकता है, कंट्री बी में दूसरा तरीका, कंट्री सी में तीसरा, एंड सो ऑन। इसलिए बोला उन्होंने किसी भी मैनर से सर्टिफाइड हो, लेकिन वो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए विच इज सर्टिफाइड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन और फॉर सच कंट्री टू बी द मैनर कॉमनली इन यूज्ड इन दैट कंट्री फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ कॉपीज ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड। यहां पर कितनी बातें कही गई, दो बातें कही गई। एक तो उस तरीके से सर्टिफाइड होनी चाहिए जिस तरीके से उस कंट्री के अंदर जुडिशियल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेशन होता है, उस तरीके से होना चाहिए। अर्थात कि वहां का लॉ पढ़ लीजिए, वहां का लॉ क्या कहता है कि सर्टिफाइड कॉपी कैसे तैयार होगी। अगर वहां के लॉ के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होते हैं, देन वो फिर आपको डिफेंस के कारण मिल जाएंगे एक फॉरेन कंट्री के जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी को ऑब्जेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा विच इज सर्टिफाइड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कहां, या तो उस कंट्री में, इन सच कंट्री, उस कंट्री के अंदर ही बैठा है, या फॉर सच कंट्री। अगर उस कंट्री में ऑफिस नहीं है उसका, कहीं दूसरी जगह पर है ऑफिस, बट अपॉइंट उस कंट्री के लिए किया गया है जिस कंट्री का ये जुडिशियल रिकॉर्ड है। तो ऐसा ऑफिसर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफाइड करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको यहां पर समझ आ गई होंगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि आपने इतना तो कह दिया एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब किसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक देश के अंदर कई कई होते हैं। हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स इंडिया ने अपॉइंट किए होते हैं जो इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री में बैठे हैं। तो इसके लिए देखिए आप क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82 कहती है, वहां पर बताया कि अगर आपको ये चेक करना है कि वो जो दिखाया जा रहा है इस सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने ही सर्टिफाइड किया है उस तरीके से जिस तरीके से उस देश में जुडिशियल रिकॉर्ड को सर्टिफाइड किया जाता है, तो क्या ये वही रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उसने कहा है एन ऑफिसर हु
विद रेस्पेक्ट टू एनी टेरिटरी और प्लेस आउटसाइड इंडिया। ऊपर बियॉन्ड इंडिया वर्ड यूज हुआ था, यहां पर आउटसाइड इंडिया इज अ पॉलिटिकल एजेंट, इज अ पॉलिटिकल एजेंट देयरफॉर as defined in clause 43 of section 3 of general clauses act 1897। सेल वर्ड आगे यूज हुआ है, सेल, ये पॉलिटिकल एजेंट जो यहां बताया गया, सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज से क्या होगा, shall be deemed to be representative of the central government in and for the country comprising that territory or place। मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि जो सबसेक्शन 1 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बताया गया वो होगा पॉलिटिकल एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका एक और नाम दे दिया पॉलिटिकल एजेंट। अब पॉलिटिकल एजेंट की अगर डेफिनेशन जाननी है तो आपको जाना पड़ेगा जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में, और उसकी सेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 43 लिखी गई, और वहां पर लिखा गया है कि एक प्रिंसिपल ऑफिसर होना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा, वर्ड यूज करना है, दो वर्ड आ गए आपके, एक तो पॉलिटिकल एजेंट आ गया, दूसरा पॉलिटिकल एजेंट को समझाने के लिए वर्ड यूज हुआ है प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर कौन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टेरिटरी के लिए अपॉइंट किया। तो ऐसा ऑफिसर आपको चेक करना है, थोड़ा आपका काम बढ़ेगा जब भी ये जुडिशियल रिकॉर्ड फॉरेन कंट्री का सर्टिफाइड कॉपी के रूप में किसी इंडियन कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और आपको उस पर कुछ डिफेंस देना है, तो आपको थोड़ा होमवर्क बढ़ेगा, बट क्या होमवर्क होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कर पाएंगे तो शायद कुछ निकाल भी पाएंगे, आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे क्रॉस करने के लिए। तो ये थी सेक्शन 88। जब जुडिशियल रिकॉर्ड की बात आई फॉरेन कंट्री के, तो उसके बारे में प्रेजम्पशन कैसे होगी, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रेजम्पशन बाद में आएगी, पहले वो फैक्ट वो रेलेवेंट होना चाहिए। तो पहली बात तो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो फैक्ट लिखे, जुडिशियल रिकॉर्ड के अंदर जो फैक्ट लिखे, क्या ये रेलेवेंट हैं? अगर रेलेवेंट हैं तो क्या वो रेलेवेंट फैक्ट इस जुडिशियल रिकॉर्ड से प्रूव किया जा सकता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे आनी चाहिए, सेक्शन 59 कहती है ओरिजिनल आनी चाहिए, बट साथ में सेक्शन 74 ने बोला कि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो सेक्शन 76 ने बोला कि इसके लिए सर्टिफाइड कॉपी ले आए। अब सर्टिफाइड कॉपी तो बाहर से आनी है, इंडिया की ही सर्टिफाइड कॉपी होती तो सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग बना दिया जाता, सेक्शन 78 में उसकी प्रेजम्पशन हो जाती कि हाँ वो जेन्युइन है, बट ये मैनर कोई और होगा। ये थी सेक्शन 88। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ रही होगी, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कितना समझ आया, क्या नहीं समझ आया। जो भी है आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। सेक्शन 89 हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 90 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।